नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे राजनीति के लिए रेवड़ी कल्चर की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि मुफ्त की राजनीति के नाम पर देश के कई राज्यों में जो रेवड़ी कल्चर यानी जो मुफ्त की चीज़ें बांटी जा रही हैं, घोषणाएं की जाती हैं, वायदे किए जाते हैं, उसके नाम पर जो राजनीति होती है उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में यहाँ तक कहा कि लोगों को शॉर्टकट पॉलिटिक्स जो होती है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और देश बर्बाद भी हो सकता है। वहीं केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें राजकोषीय विवेक, जिम्मेदार शासन और मुफ्त के कल्चर के दुष्परिणामों से सबक लेना होगा। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों का जिक्र है जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की टिप्पणियों और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को श्रीलंका में व्याप्त आर्थिक अराजकता और कई राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं के आलोक में देखा जाना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि सुविधाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ के लिए, अल्प लाभ के लिए जो कल्चर पनप रहा है मुफ्त की राजनीति का, वो कितना उचित है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अशोक विशंत दास जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है विशंत दास जी। डॉक्टर अशोक विशंत दास जी प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स के, जो IIPA संस्थान से जुड़ा है। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर सुनील के चौधरी जी से, जो प्रोफेसर हैं राजनीतिक विज्ञान के, दिल्ली विश्वविद्यालय के। आपका स्वागत है डॉक्टर सुनील। और साथ ही बात करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभमय भट्टाचार्य जी से। शुभमय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत शुभमय जी मैं आप ही से करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने इस पर गहरी चिंता एक तरह से प्रकट की है कि जिस तरह की शॉर्टकट राजनीति हो रही है, अल्पकालीन लाभ के लिए जिस प्रकार की मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं, सुविधाएं बांटी जाती हैं, फ्री का उल्लेख किया जाता है, वायदे किए जाते हैं, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से तब जब हमने देखा कि हमारे पड़ोस के एक देश में इसी राजनीति के चलते कैसा संकट खड़ा हो गया है? मनोज जी, श्रीलंका के समय संदर्भ में जरूर, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा भारत में जब हमें जरूरत है डेवलपमेंट का, यानी कि हमको जरूरत है रोजगार प्रदान करने का, और अभी कुछ दिनों तक पहले तक यही बात चल रहा था कि रोजगार प्रदान के लिए राज्य को, केंद्र सरकार को एक इस तरह के माहौल खड़े करने चाहिए जहां पर इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश हो, और सरकार की तरफ से भी पूंजी निवेश किया है जी। तो वो पूंजी निवेश के बदले में, और मैं बदले में ही कह रहा हूं क्योंकि बदले में अगर राज्य लग जाए हर तरह के एक जिसे कहते हैं सॉफ्ट्स या फ्रीबीज देने का, तो निश्चित ही वो पूंजी निवेश का जो स्रोत है वो कम हो जाता है। इसका डेटा बहुत सामने है। अभी आपको CAG और किसी का जरूरत नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो हर साल के रिपोर्ट्स निकलते हैं जी राज्यों के, उसमें एक भयावह चित्र प्रदर्शन किया गया है। हर करीब एवरी सेकेंड राज्य में बुनियादी चीजें जैसे अस्पताल, एजुकेशन, इन चीजों पर सरकार, राज्य सरकार खर्च कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वादा ज्यादा करते हैं और पैसा खर्च नहीं कर पाते। यानी उनके पास जो पैसा ऑलरेडी है, वो पैसा वो साल के एंड में उसका कई बड़ा अंश वापस कर देते हैं क्योंकि खर्च नहीं हो पाता। लेकिन साल की शुरुआत में वो उस खर्च के लिए एक जिसे कहते हैं डंके की चोट पर घोषणा करते हैं कि भाई हम ये खर्च करेंगे, हम वो खर्च करेंगे जी। तो रिजल्ट क्या पहुंचता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जिस चीजों की हमें जरूरत है, एजुकेशन, हेल्थ, उस पर खर्च नहीं हो रहा है। जो पैसा है उसको सही तरीके से आवंटन किया नहीं जा रहा है। लेकिन सरकारें और भी
ज्यादा इस तरह के सॉफ्ट्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं जिन पर फायदे का काम नहीं होगा। जी, एजुकेशन या हेल्थ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनमें खर्च करना मुश्किल है। जी, खर्च करना मुश्किल इसलिए है कि इन पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। जी, जाहिर सी बात है शुभमय जी कि स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे लोगों को सुविधा दी जाए, ये बात समझ में आती है। सब्सिडी की बात भी समझ में आती है, लेकिन मुफ्त के नाम पर जो राजनीति हो रही है, बिना वजह की भी सुविधाएं मुफ्त में देने के लिए, इसलिए कि उनका राजनीतिक लाभ इससे जुड़ा है। डॉक्टर सुनील, आप कैसे देखते हैं इस राजनीति को? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में यात्रा फ्री, इस प्रकार की एक राजनीति देश में बढ़ी है और इस राजनीति का परिणाम ये हो रहा है कि जो खजाने पे, सरकारी खजाने पे लोड पड़ता है और फिर बाद में एक प्रकार से राज्य कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के तले लोग दबते चले जाते हैं, बोझ जनता पर आता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको अगर हम एक परिवेश में इसका विश्लेषण करने का प्रयास करें तो ये जो फ्रीबीज कल्चर है, वास्तव में ये प्रकृति के रूप में कुछ राजनेताओं के द्वारा किया जाता रहा है। फ्रीबीज को जी, मुफ्त की जो राजनीति कह सकते हैं, पर ये पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में ये प्रकृति जो है राजनीतिक दलों द्वारा संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो गई है। यही कारण है कि राजनीतिक दल अपने जन आधार को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं और प्रयास करते हैं कि इसके द्वारा उनका जन आधार बना रहे। उनका जो मेन तबका है, जो 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 छोटे वर्ग, जो क्लस्टर कॉलोनीज के वर्ग हैं, जो साक्षर वर्ग हैं, इन राजनीतिक दलों को लगता है कि मुफ्त की राजनीति से इनका ये जनाधार इन वर्गों के द्वारा से सुदृढ़ हो सकता है, तो इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि हम कैसे प्रकृति से संस्कृति की ओर आ रहे हैं, जो मुफ्त की जो संस्कृति है, जो आमतौर पर कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो दिल्ली में हो, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में है, पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में हो, ये वो राजनीतिक दल कर रहे हैं जो एक कहीं ना कहीं जनाधार के साथ साथ अपने राज्य राजनीतिक दल का जो स्टेटस है, उनका राज्य स्तर का जो स्टेटस है, वो स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी की ओर भी आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस जनाधार को बढ़ाने के लिए 6% अगर वो वोट ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी की ओर भी ट्रांसफर होना शुरू कर देते हैं। इसका जो उनका मेन फोकस है, वो वर्ग हैं जो इससे ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उन मध्यम वर्गों को होता है या उच्च वर्गों को होता है जिनके टैक्स से ये सारे का सारा कार्य किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि जो फोकस एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट पे किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे किया जाना चाहिए, वो इस प्रकार से फ्री बीज पे किया जाता है, जो मुझे लगता है कि अपने आप में आज दोबारा से इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है और गंभीरता से और गहनता से इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अशोक विशन दास जी, जो कोई एक राज्य की बात नहीं है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 20 राज्यों का उल्लेख कर रही है जो कर्ज के तले दबे हैं, लेकिन राजनीति के लिए, थोड़े से लाभ के लिए मुफ्त की राजनीति इन राज्यों में देखने को मिलती है किसी ना किसी रूप में। कर्ज की राजनीति, मुफ्त की राजनीति, इससे किसका भला होगा? देखिए, ये जो वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, जो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी ये कहता है अगर 1 लाख रुपया खर्च करने, अगर वो पूंजी निवेश में हुआ और दूसरा ऑप्शन है आप उसको सब्सिडी के रूप में देंगे, तो जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो उसका इम्पैक्ट आएगा डेवलपमेंट पे, विकास पे, वो अगर आप पूंजी निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट वर्क के लिए, तो उसका जो मीडियम और लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सब्सिडी तो ऐसा ही है कि जैसे आपने कोई इमरजेंसी हुई किसी कारण से, तो आपने इमरजेंसी में उसको स्टेरॉइड दे दिया, उस तरह की तो बात है, और वो विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए। उसको आप अपने नीतिगत का एक हिस्सा नहीं बना सकते। एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु है कि एक राज्य दूसरे राज्य को देखते देखते स्पर्धा होती है कि कौन बच्चे को एक तरह का, ये उनको आप पंगु बनाते जा रहे हैं लोगों को, और जो हमारे नागरिक हैं, तो ये अगर हम पंगु बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि ये वो सरकारी खजाना है, उसकी भी एक सीमा है कि कहाँ तक वो उसको बियर कर सकते हैं। एंड देन फिर वो जो आपका
जो बजट है जो वो भी चरमरा जाएगा। फिर जो आपके बजट में जितनी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं या टोटल रिसीट्स आती हैं वो कम होंगी, इसलिए आपको कर्ज भी लेना पड़ता है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी नीति नहीं है कि आप मुफ्त की रेवड़ियाँ देते चलेंगे, उससे विकास का काम रुक जाएगा। फिर एक और कारण हो सकता है कि कई जो हमारे जो सिटीजन हैं उनको भी लगेगा कि हमारे जो मध्यम वर्गीय है या जो टैक्स दे रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्या किया हमने कि हम टैक्स दे रहे हैं और जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको आप फ्री में बांटते रहते हैं। अगर जेन्युइन केस है, एक पूरा कंसेंसस होना चाहिए सभी नेशनल पे, जो हमारा पूरे भारत पे, कि भाई आप कहाँ तक सीमा दे। ऐसा इसको ये ओपन एंडेड नहीं है, कोई ब्लैंक चेक नहीं है कि आप जितना चाहें उसको खींचते जा रहे हैं सब्सिडी देते हुए। सब्सिडी की भी मर्यादाएं होती हैं, उनके लिए हमें पैरामीटर बनाने चाहिए। ये आइटम है, इसमें आप देंगे, जैसे अस्पताल बनाना है, रोड बनाना है, टेलीकम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, एजुकेशन है, वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन छोटे छोटे काम के लिए तो आप कैसे विकास करेंगे? हमारे जो नागरिक हैं जो इस समय नहीं कर पा रहे हैं, वो सामर्थ्य नहीं है अपना बिल देने के लिए या स्कूल की फीस, उनके लिए तो स्कूल तो बनाइए, उनको दवाएं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आप बस में उसको वो भी फ्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सिमरिंग डिसकंटेंटमेंट तो है लोगों में कि भाई ये जो हम टैक्स पेयर हैं उनकी कॉस्ट पे आप इनको देते जा रहे हैं। और लेकिन विषम दास जी, हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि सवाल इस प्रकार के भी शुभमय जी उठने लगे हैं कि अगर देश के कुछ राज्य इस संघीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं होते तो शायद हालात श्रीलंका जैसे उनके हो जाते। श्रीलंका के जो हालात बने वो हम सब जानते हैं। आर्थिक संकट एक बहुत बड़ी वजह रही, जिस प्रकार से वहां की सरकारों ने कर्ज लेकर उसका जिस तरह से उपयोग किया, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे यहां भी कई राज्य ऐसे हैं कि हालत बहुत खराब है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी मुफ्त की राजनीति कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, पानी देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या स्थिति है राज्यों की? आपका बात बिल्कुल सही है। एक फिर से वही डेटा का पॉइंट आ जाता है कि केरल में पेंशन देना इतना मुश्किल है कि केरल सरकार ने एक कंपनी बनाया है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, जिसका काम है बाकी कंपनियों से पैसे जोड़ना और उसके बाद उससे पैसे पेंशन पे करना। दिल्ली में करीब 80% दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पेंशन केंद्र सरकार बेयर करती है। यानी कि आपको दिख रहा है कि जो राज्य काफी, जिसे कहते हैं, बुलंद आवाज में अपने फ्रीबीज देने की घोषणा करते हैं, उनका अगर हम अकाउंट्स देखें तो काफी खतरनाक क्वालिटी के अकाउंट्स में मिसमैनेजमेंट का चिन्ह आता है। इसलिए आपका श्रीलंका वाला कंपैरिजन बिल्कुल सही। बात यह है सर कि किसी भी काम के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए या एजुकेशन प्रदान करने के लिए सरकार को काफी उसमें चौकन्ना रहना पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कि इन पर खर्च जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। लेकिन कोई फ्रीबीज अनाउंस कर देने में वो मुश्किल नहीं रहता है। आपको देखना पड़ेगा जहां पर आपको देखना ये पड़ता है कि स्कूल में टीचर आए या नहीं, टीचर्स पढ़ाए या नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं दी गई या नहीं। वो मुश्किल चीज है। इससे कहीं आसान है कि भाई अनाउंस कर दो कि भाई इतना बिजली फ्री में मिलेगा, इतना पानी आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि इन पर तो कोई निगरानी रखने की जरूरत है नहीं और किसी ने कोई इनका नापा नहीं है। मुश्किल यही पे आ जाता है कि राज्य सरकार अपने जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे भागकर उन चीजों के ऊपर इन फ्रीबीज में चले जाते हैं जिन पर लोगों को दिखाना आसान है, लेकिन जिनसे कोई भी बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसी को भी नहीं आता है। जी बिल्कुल, इसका बेनिफिट किसी को नहीं आता है। और डॉक्टर सुनील, एक आंकड़ा अभी केरल का जिक्र कर रहे थे शुभमय जी, लेकिन मैं पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है, जो हालात हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आंकड़ों के जरिए समझा जाए तो पंजाब का जो ऋण और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 53% है। यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है।
जो पंजाब है, यानी 3 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य का हर नागरिक 1 लाख रुपए कर्ज के नीचे दबा हुआ है। बेरोजगारी की बात की जाए तो पंजाब में इसका प्रतिशत जो है वो 25% है। हालांकि राज्य ने केवल 2021 में 75,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन ये आंकड़ा भी लक्ष्य से 20,000 करोड़ रुपए पीछे रह गया। ये पंजाब की तस्वीर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना कभी गरीब नहीं था, लेकिन कर्ज के तले दबता चला जा रहा है। और हालत ये हो गई है कि अब पंजाब में बेरोजगारी की हालत खराब है, और इसके बावजूद जो पंजाब में अभी सरकार आई है वो मुफ्त में बिजली देने की बात करती है। देखिए मनोज जी, जो भारत की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है जी, उसका एक अलग चित्रण है। और आप ये जानते हैं कि इलेक्शंस में डेमोक्रेसी के अंदर नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज इवॉल्व की जाती हैं पार्टीज़ की फ्रीबीज के द्वारा, तो आम मतदाता इस बात का जागरूक नहीं होता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वो आर्थिक स्थिति को छोड़ देता है। इनकम एक्सपेंडिचर की बात उसके ध्यान में नहीं आती है। वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दिए गए जो फ्रीबीज के वायदे हैं उसके आकर्षित हो जाता है। और ये आकर्षित होने का जो सबसे बड़ा तबका है, जो लोअर रंग्स ऑफ सोसाइटी है, वो ज़्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि इसका लाभार्थी वही होता है। और राजनीतिक दल भी इसको जानते हैं कि इसका फ़ायदा उनको कराकर उनके वोट बैंक को वो स्ट्रॉन्ग कर अपने गवर्नेंस तक वो पहुँच पाते हैं। तो ये अगर हम देखें तो भारत के इस लोकतांत्रिक परिवेश में पॉपुलिज्म जो फ्रीबीज के माध्यम से आता है, और गवर्नेंस जो डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के हेल्थ और एजुकेशन के द्वारा आता है, तो ये जो दोनों मापदंड हैं ये बहुत स्ट्रांग है नेशनल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो स्टेट पार्टीज है वो पॉपुलिज्म के माध्यम से, शॉर्ट पॉलिसीज के माध्यम से इन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जनाधार बढ़ाती है, और वो ये जो निःशुल्क सेवाएं देने का जो काम करती हैं, वो निःशुल्क सेवाओं के स्थान पर नियमित सुविधाएं अगर प्रदान करती, तो मुझे लगता है कि ये पॉपुलिज्म और गवर्नेंस का जो मापदंड है ये पैरेलल चलता। भारत का एक प्राइमोर्डियल सोसाइटी है जहाँ पे कास्ट, कम्युनिटी, क्लास, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और लोकतंत्र में आप इससे बचकर भी नहीं रह सकते। तो नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पार्टीज को ये चाहिए कि वो इस पॉपुलिज्म को थोड़ा कम करके गवर्नेंस को जितना सा इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के रूप में वो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ में क्वालिटी एश्योरेंस दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस फ्रीबीज के कल्चर से वो बहुत हद तक पीछे बच सकते हैं। जी विशुनदास जी, ऐसा नहीं है, जो स्थितियां हैं वो राज्य सरकारों को नहीं पता होती हैं। पंजाब की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पंजाब में जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है, अगर इस पर चलती है सरकार, तो हर साल 5,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पंजाब पर आएगा। राज्य सरकार का जो खजाना है उस पर आएगा। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि कर्ज की जो देनदारियां हैं वो 50% से ज़्यादा हैं जो ऑलरेडी कर्ज ले रखा है, तो ये 5,500 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो मुद्दा है ये Catch-22 सिचुएशन का है। हर कोई आदमी चाहता कि हम आज तो निपटा लें, आज हम पावर में आ जाएं, तो उसके लिए उनको जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टि से देखेंगे तो वो अपने हिसाब से अपनी चक्रव्यूह रचना ठीक कर रहे हैं, इन द सेंस कि भाई मेरे को 3, 4, 5 साल रहना है, वहाँ तक तो मैं काम चला लेता हूँ। अब सवाल ये है कि इसका कहाँ अंत होगा। इसका जो समाधान है वो ये है कि सभी पार्टियां मिलके बैठें, क्या क्या हम दे सकते हैं, क्या क्या देना चाहिए, और आगे हम क्या करेंगे। जब तक इसमें कंसेंसस नहीं है, क्योंकि हर एक पार्टी को ये है कि मैं स्पर्धा है, अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूं तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 150 देता हूं, कोई दूसरी, तो वो जो स्पर्धा है वो बहुत ही खतरनाक है। और वो जो सर, इसमें राजनीतिक दल ही क्यों, जनता क्यों नहीं समझती इस बात को? जनता के लिए, क्योंकि जनता का क्या है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर उसको आप लॉलीपॉप दोगे, ये नहीं पता कि वो उसके लिए दांत खराब कर रहा है या उसका डाइजेशन खराब कर रहा है, उसको उस समय मजा आ रहा है, तो वो जनता है। जनता का मुझे नहीं लगता कि जनता इसका विरोध करेगी। जनता कहेगी कि भाई मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं क्यों मना करूं। अगर मुझे कोई चीज की जरूरत है, पसंद है मुझे, और मेरे लिए वो अच्छा है, तो मैं उसका विरोध क्यों करूंगा। ये तो बहुत बिल्कुल सही। सुनील जी,
हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए वायदे करते हैं। वादे या घोषणाएं आज नहीं की जा रही हैं, पहले भी की जाती थी। ये बात अलग है कि इसका स्वरूप बदलता रहता है, राज्य की स्थितियों के अनुसार, राजनीति के अनुसार इसके रूप बदलते रहते हैं। लेकिन अगर बात दिल्ली की मैं करूं, दिल्ली में मुफ्त पानी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड कर्जे में, ये पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा? क्या इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं? क्या लोग 200, 300, 1000 रुपए के फायदे के लिए वोट देंगे और इसकी चिंता नहीं करेंगे कि खजाने पे लोड कितना पड़ रहा है, कर्ज का बोझ कितना है? नहीं, देखिए, ये तो अब जनता और मतदाता दोनों बहुत ही जागरूक होते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार का जो कल्चर, फ्रीबीज का कल्चर है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम केवल कुछ चंद राजनीतिक दलों को देखें भारत के कुछ भागों में, और ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ आगे नहीं जाती हैं। मुझे लगता है कि एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक दलों पर इलेक्शन कमीशन का भी शिकंजा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी भी मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार के प्लेजेस जो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को चैलेंज कर सकते हैं, संकट की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों पर और ऐसे राजनयिकों पर कहीं ना कहीं एक दबाव, लोकतांत्रिक दबाव, इलेक्शन कमीशन का दबाव और एक जनता जनार्दन का दबाव बराबर बना रहना चाहिए। जी, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे अंकुश लगाने तक की बात कही थी, खासतौर से तमिलनाडु के संदर्भ में जो केस आया था। इसी प्रकार चुनावी वादे के रूप में मुफ्त की रेवड़ियां देने की जो घोषणा जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है, लेकिन जो शीर्ष अदालत है उसने भी चुनावों को लेकर कई बार सवाल उठाया है। जाहिर सी बात है विशन दास जी कि ये राजनीतिक दल और जनता, उन दोनों को ही इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, मुझे आशा नहीं है कि जनता इसको समझेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीबी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत जितना भी है, तो उसमें तो वो क्या है कि ये तो बहुत ही विशफुल थिंकिंग है कि जनता इसका विरोध करेगी। जिसको सहूलियतें मिल रही हैं, घर बैठे कुछ सामान मिल रहा है, कोई अच्छा, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। अब आप बच्चे को कह दो हम तुम्हें रोज़ फ्री में खाएंगे, तो वो काहे को डेवलप करेगा? तो ये तो बहुत ही मैं नहीं सोचता हूं कि जनता इसका विरोध करेगी, और क्योंकि ये उनको सूट कर रहा है जनता को। और जो अधिकांश लोग हैं हमारी, जो जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी है, इसे गेम ऑफ नंबर, तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है, भले शॉर्ट टर्म हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो वो उसका लॉन्ग टर्म में कुछ वर्ग है जो इनको समझता है, लेकिन वो उनकी आवाज़ इतनी है, क्योंकि वो इतने माइनॉरिटी में है कि वो उनकी आवाज़ नहीं है, न वो उस धरे में ढले हुए हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। वो बाय नेचर जो माइनॉरिटी में है, जो तबका, वो बाय नेचर वो विरोध नहीं करते जी। लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। आप किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं, आप कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कर्ज माफी कृषि क्षेत्र में एक समय बहुत इस पर राजनीति हुई, ये कितनी उचित है? और केवल कर्ज माफी कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, किसी और क्षेत्र में भी कर्ज माफी होती है। देखिए, ऐसा है, अगर कृषि क्षेत्र, मेरे ओपिनियन में कृषि क्षेत्र बिल्कुल ही अलग है, उसको आप किसी और क्षेत्र से नहीं आप तुलना कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, जो 1960 के मध्य दशक में और 70 के दशक में हम लोग अमेरिका और बहुत सारी कंट्रीज पे हम डिपेंड करते थे, खास करके अमेरिका में, जहाँ पे वीट आता था। अब वो जो अमेरिका था, उन्होंने वीट अचानक 1967 में बंद कर दिया, और इस वजह से बंद कर दिया कि साहब हम आपको तभी सप्लाई करेंगे गेहूं की जब आप हमें सपोर्ट करेंगे वियतनाम के अगेंस्ट। उस समय अमेरिका और वियतनाम में युद्ध लगा हुआ था, जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन। अब रशिया से अगर आप कोई ऑयल या वो मंगा रहे हैं, वो कहेंगे हम आपकी बंद कर देंगे सप्लाई अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो उसका बड़े भयंकर परिणाम है। जो खाद्यान्न है वो ऐसी सेंसिटिव चीज है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं है जी। तो उसके लिए मैं आपकी बात समझ गया। कृषि क्षेत्र में या किसानों के लिए सरकार बहुत सी घोषणाएं करती है, राहत भी देती है, ऐसे तमाम और भी वर्गों के लिए करा जाता है। लेकिन जिस प्रकार सवाल किसानों की तरफ से आते हैं, उसी प्रकार दूसरे वर्गों की तरफ से भी आते हैं। सुनील जी, डॉक्टर सुनील,
अगर बात मैं करूं खेती किसानी की, गरीबी की, इन दो के नाम पर सब्सिडी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दी जाती है और तमाम तरह की घोषणाएं भी गरीबों के नाम पर होती हैं। जो देश में गरीबी की स्थिति है, जो किसान की स्थिति है, वो हम सबके सामने है, आंकड़े उसकी राजवार गवाही देते हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सब्सिडीज है जिसको आमतौर पर हम कृषि के साथ जोड़ते हैं, जी। सब्सिडीज या आर्थिक सहायता, ये फ्रीबीज से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, तो जी। सब्सिडीज को फ्रीबीज से कन्वर्ज मत कीजिएगा। और जब भी सब्सिडीज देने का कार्यक्रम होता है, इनिशिएटिव होता है, तो वो स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं होता है, वो हमेशा सरकार की नीतियों का पार्ट होता है। तो नीतियों के आधार पर अगर हम आर्थिक सहायता कुछ समय के लिए तात्कालिक देते हैं, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकें, एक बड़े फार्मिंग कम्युनिटी को हम एड्रेस कर सकें उनकी कंसर्न्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में ये उसको कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है और छोटे किसानों को बड़े किसानों के साथ, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के साथ मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास करता है। तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता अगर सरकारें करती हैं और उसे पॉलिसीज के माध्यम से करती हैं। किसानों को, कृषि को या गरीबों को आर्थिक सहायता देने में वो नहीं है, लेकिन कर्ज माफी, ये इसमें इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, जो कर्ज किसानों की कर्ज माफी के नाम पे बहुत राजनीति इस देश में हुई है। देखिए, दलों ने बहुत पैसा बांटा कर्ज माफी के नाम पे, लेकिन किसान की हालत नहीं सुधरी। तो वही हमने कहा कि जो सरकारें हैं या राजनीतिक दल हैं, उनको मौलिक बिंदुओं पर, मुख्य विषयों पर उन कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए और ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जैसे कर्ज माफी है या फ्रीबीज है, इनसे जितना बचा जा सके उससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है कि लोगों को सुविधाएं बेहतर दी जाएं, उनकी सहायता भी की जाए, लेकिन एक संतुलन बना के रखा जाए, कहीं मुफ्त की राजनीति की कीमत चुकानी ना पड़े राज्य को, देश को या समाज को या हमें और आपको। इसमें सावधानी जरूरी है। बहरहाल आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।